हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और इस विषय का नाम है यानी कि कुणिद राजवंश, उत्तराखंड में कुणिद शक्ति या कुणिद सत्ता। इस पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुणिद राजवंश एक ऐसा राजवंश जिसे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजनीतिक राजवंश होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपने वहां पर समझा होगा एक एक स्टेप में कि आखिर में हम किस प्रकार से उत्तराखंड में जीवन यापन करते आए हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग प्रागैतिहासिक अधैतिहासिक कालीन पर चर्चा की, जब मानव को जो है अपने विकास क्रम के दौर से गुजर रहा था। उसी विकास क्रम के दौर से वो जो है क्या कहते हैं जातियों के रूप में आगे आया। उन्हीं जातियों के रूप में फिर यहाँ पर एक कुणिद राजवंश जो स्वयं को आर्यों का राजवंश जिसे माना जाता है, वो जब उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो यहाँ पर स्थापित छोटी छोटी जातियाँ, छोटे छोटे राज्य, इन सभी को एक छत्र करके इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है और पहली बार एक राजनीतिक रूप से अपने प्रशासन को स्थापित करता है। इसीलिए इसे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजवंश होने का गौरव प्राप्त है। इसमें दोस्तों हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा, इसमें सबसे पहले तो इनके परिचय पर चर्चा होगी। इनके परिचय को जानने के बाद इनकी स्थिति पर चर्चा होगी। फिर ये जो पुलिंद शब्द है इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर में जो ये इतना प्राचीन राजवंश है, ये प्राचीन राजनीतिक सत्ता है, इसकी जानकारी के प्रमाण हमारे पास क्या है और कहाँ से होते हैं, उस पर चर्चा होगी। इसे जानने के बाद इनके थोड़े से अन्य नामों पर चर्चा होगी, अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। फिर इनकी राजधानी को भी जानेंगे, इनकी राजधानी पर चर्चा होगी। और फिर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मुद्राएं, जो इस राजवंश की जानकारी की सबसे एकमात्र प्रमाणिक स्रोत माने गए हैं, तो अंत में इनके मुद्राओं पर चर्चा करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा इनके धर्म पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, यानी कि उत्तराखंड में कुणिद राजवंश, कुणिद सत्ता या फिर कुणिद पहली जो राजनीतिक हमारी इकाई मानी जाती है, कुणिद राजवंश। सबसे पहले तो दोस्तों चर्चा होगी इनके परिचय पर, कुणिद राजवंश के परिचय पर। अगर हम लोग इनके परिचय की बात करें तो पहली बात तो यही याद रखने पड़ेगी कि जो कुणिद राजवंश है, इसे इतिहासकारों के अनुसार या फिर हमारे पास जो पौराणिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने दोस्तों इन्हें आर्यों का वंशज माना है। अर्थात वो लोग जो मध्य एशिया से अलग अलग 5 समूह में विभाजित होकर बटे और उनमें से एक था जो भारत में प्रवेश करा और उसी प्रवेश से इनकी एक शाखा उत्तराखंड में भी प्रवेश कर गई थी और इसी ने उत्तराखंड में छोटे छोटे जातियों को, छोटे छोटे राज्यों को विजय प्राप्त करके पूरे उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर अपने साम्राज्य को स्थापित किया। इसी को कहा जाता है कुणिद राजवंश। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में कुणिद जो राजवंश है, इसे सबसे प्राचीन यानी कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजनीतिक राजवंश माना जाता है। सबसे प्राचीन भी आप कह सकते हैं और सबसे पहला राजनीतिक राजवंश भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये दोस्तों इनके परिचय के बारे में एक जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में यानी कि महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, टॉलेमी, इसके अलावा ये जो पाणिनि जी, इन सभी के ग्रंथों से इनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कुलुन, कुलिंद, कुलिंदराइन, कुलिंदोपत्यकस। और इसके अलावा इनके बारे में यहाँ पर जो उस दौरान यहाँ पर अन्य छोटी छोटी जातियाँ निवास करती थी, जैसे अर्जुनाइन, कुलुत, यौदुम्बर, ये सारी वो जातियाँ हैं जिनके साथ कुणिद राजवंश का उल्लेख उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये इनके बारे में एक परिचय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें यानी कि इनकी स्थिति के बारे में, तो ये तो दोस्तों अभी इनकी चर्चा हुई, परिचय, इनके परिचय के बारे में जानकारी हुई। परिचय का मतलब है कि सिर्फ इतना जानना था कि आखिर में कुणिद जो है किससे स्वयं को या इतिहासकार इन्हें जोड़कर मानते हैं, तो आर्यों का वंशज मानते हैं। उत्तराखंड में सबसे प्राचीन या राजनीतिक राजवंश या पहला राजवंश इसे क्यों माना जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई
राजनीतिक सत्ता देखने को नहीं मिली जिसने राजनीतिक रूप से अपना प्रशासन का संचालन किया और इतने बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये वो पहला राजवंश था जिसने अनेक छोटी छोटी जातियों को अपने अधीन किया और वहां पर एक राजनीतिक प्रशासन को स्थापित किया। इसीलिए इसको उत्तराखंड का सबसे प्राचीन और पहला राजनीतिक होने का गौरव प्राप्त है। तो ये था इसके परिचय के बारे में, यानी कि कुणिद राजवंश का परिचय। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा होगी यानी कि इनकी स्थिति की, कि आखिर में उत्तराखंड से बाहर कहां पर कुणिद राजवंश की स्थिति देखने को मिलती है। तो आइए चलिए इनकी स्थिति के बारे में चर्चा की जाए। स्थिति दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, इनकी मुद्राओं के अनुसार कुणिद राजवंश की जो जानकारी है या इनका जो साम्राज्य का विस्तार है वो हमारे पास यानी कि उत्तराखंड के अलावा एचपी तक, हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, पंजाब के अलावा यूपी यानी कि सहारनपुर वाला क्षेत्र और इसके अलावा अगर हम और पौराणिक ग्रंथों में रामायण महाभारत की बात करें तो वहां पर तो राजा सुभाव का उल्लेख हुआ है और राजा सुभाव के अनुसार अगर हम इनके अभिलेखों की बात करें यानी कि बरहूत का अभिलेख जो मध्य प्रदेश से जाकर मिला है तो एमपी भी इसमें शामिल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इतने बड़े क्षेत्र में इनका दोस्तों साम्राज्य स्थापित था। उत्तराखंड, एचपी, पंजाब, सहारनपुर, मध्य प्रदेश। अगर हम लोग नक्शे के आधार पर इनके राजवंश की या इनके जो साम्राज्य की बात करें इस राजवंश के, तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तराखंड का जो हमारा ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, देहरादून का कालसी वाला क्षेत्र, चक्राता वाला क्षेत्र और जो ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा एचपी का कुछ क्षेत्र, साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब का कुछ क्षेत्र, यूपी वाला क्षेत्र। तो मुख्य रूप से जो मूल जो सीमाएं हैं दोस्तों, जो मूल जहां से इनकी जानकारी मिलती है कि इतने बड़े क्षेत्र में इनका विस्तार रहा होगा, तो ये हमारे पास ये देखने को मिलता है। यानी कि देहरादून में भी मुख्य रूप से कालसी से लेकर चक्राते वाली बेल्ट, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र, ये एचपी वाला क्षेत्र क्योंकि इन क्षेत्रों से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, पंजाब वाला क्षेत्र और यूपी वाला क्षेत्र। हम लोग कह सकते हैं कि राजा अमोघ भूति के समय इनका साम्राज्य का जो है ये फैलाव रहा होगा। परंतु पौराणिक ग्रंथ यानी कि जैसे महाभारत आदि, तो उसमें सुभाव की राजधानी या सुभाव के क्षेत्र की उल्लेख जो है बरहूत जैसे लेखों से भी प्राप्त होती है, यानी कि एमपी तक इनकी सीमा का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों यानी कि उत्तराखंड में इनके हमारे पास सीमाओं की बात हुई या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इनकी स्थिति की चर्चा हुई। उत्तराखंड से बाहर भी देखने को मिली, उत्तराखंड में भी दोस्तों इनकी चर्चा हुई कि कहां कहां पर ये लोग निवास किया या फिर कहां कहां तक इनके साम्राज्य का विस्तार रहा होगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं इस पुलिंद शब्द में कि आखिर में ये जो जिस नाम से इस पूरे राजवंश को गढ़ा गया है पुलिंद, ये किस प्रकार का शब्द है पुलिंद शब्द। तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो याद रखेंगे कि ये किस भाषा का शब्द है, यानी कि कौन सी भाषा का शब्द है पुलिन। तो याद रखेंगे दोस्तों ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है पुलिन, जो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है और इसका जो अर्थ होता है तो आप याद रखेंगे जंगल, यानी कि पुलिंद का अर्थ क्या है दोस्तों, जंगल है। किस भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा का शब्द है। बस इतना सा इसमें इनके इस पुलिंद शब्द के परिचय के बारे में भी आपको बताना था क्योंकि परीक्षा में इस तरह से ही आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट इनके जानकारी के स्रोत के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैंने ये लिख दिया है जंगल, ये दोस्तों जंगली है, इसका ये वाला इसमें क्षमा चाहते हैं तो ये जंगली है। अगर कभी इस प्रकार से आए कि पुलिंद का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ जंगली है। अगर आपसे पूछे कि इस भाषा का है तो आप लोग इसे संस्कृत याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि आखिर में इस राजवंश के बारे में हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए इनकी जानकारी के स्रोत के बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा चर्चा की जाए। जानकारी के स्रोत
जानकारी के स्रोतों की अगर बात करें तो दोस्तों इनके जानकारी के स्रोतों को मैं 3 भागों में विभाजित करूंगा, जिनमें सबसे पहले साहित्यिक स्रोत होंगे। साहित्यिक स्रोत के अलावा दोस्तों हम लोग देखेंगे यानी कि अभिलेख, इनके अभिलेखों से भी हमारे पास जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख के अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी कि इनकी मुद्राएं, एकमात्र इनका प्रमाण मुद्राएं, जहां से इनकी प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूं साहित्यिक स्रोतों में, तो साहित्यिक स्रोतों में जैसे कहां से जानकारी मिलेगी, पहला याद रखेंगे महाभारत, सबसे ज्यादा उल्लेख इनका महाभारत से ही मिलता है। महाभारत के अलावा आप लोग याद रखेंगे रामायण, रामायण के अलावा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के अलावा दोस्तों मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण के अलावा जो टॉलेमी जी है उनके ग्रंथ से इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौटिल्य के ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा टॉलेमी हमारा हो चुका है। तो ये वो साहित्यिक ग्रंथ है जहां से हमारे पास इनके बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। तो विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण, मार्कंडेय पुराण, टॉलेमी, कौटिल्य, इसके अलावा पाणिनि, पाणिनि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाणिनि ने भी इनके नामकरण किया है, तो पाणिनि के ग्रंथ से भी हमारे पास इनकी जानकारी मिलती है। ये तो हमारे पास वो ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों की बात करूं तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले बरहूत का, ये जो बरहूत अभिलेख है ये एमपी से प्राप्त हुआ है, यहां पर जानकारी मिलती है। मथुरा अभिलेख यूपी वाले, इससे जानकारी प्राप्त होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कालसी वाला, जो कालसी के शिलालेख वाला क्षेत्र है वहां से हमारे पास इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्राएं, मुद्राएं में सबसे पहले तो मुद्राओं का हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्राप्त कहां से हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर प्राप्त की बात करें तो हम लोग एक तो याद करेंगे, एक तो अध्ययन करेंगे हिमालय वाले में, यानी कि हिमालय क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल हो जाएगा, एचपी भी शामिल हो जाएगा। दूसरा मैं इसे दर्शाऊंगा शिवालिक से। शिवालिक इसी के अंतर्गत हम लोग मैदानी वाले क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे, यानी कि पंजाब वाला भी इसी के अंतर्गत आएगा, सहारनपुर वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, और जो उत्तराखंड का मैदानी भाग है उसको भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है इनकी मुद्राओं के प्रकार पढ़े जाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके मुद्राओं की प्रकार की बात करेंगे तो दोस्तों 3 प्रकार से होगी। पहला अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है, अमोघ भूति प्रकार। दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर चर्चा होगी, और तीसरा होगा चत्रेश्वर, या फिर इसी को छत्रेश्वर, या फिर इसी को अनाम प्रकार की जो मुद्रा है इस पर चर्चा होगी। तो ये दोस्तों यानी कि इनके जानकारी के स्रोत हैं हमारे पास, और इनके जानकारी के स्रोतों में बाकायदा इसका अध्ययन किया जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर इन साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले बात होगी महाभारत की। महाभारत में कुणिद राजवंश का उल्लेख मिलता है। इसके वन पर्व में, महाभारत के विराट पर्व में, इन दोनों पर्वों में बाकायदा जो इनका राजा है उसका नाम सुभाव मिलता है। क्या मिलता है? सुभाव। और इस राजा सुभाव की सीमा का विस्तार भी किया गया है कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तरी जो हिमालय वाला प्रदेश है वहां तक राजा सुभाव का क्षेत्र विस्तारित है। साथ ही साथ इन्हीं में इसकी राजधानी यानी कि श्रीनगर का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा महाभारत में ही कुणिद राजवंश का जो संस्थापक माना गया है, या जो सबसे पहला राजा जिसका उल्लेख मिलता है, वो हमारे पास दोस्तों राजा सुबाहु है। बाकायदा इसकी राजधानी भी महाभारत के वन पर विराट पर्व में श्रीनगर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रामायण की, तो रामायण में एक कांड चला, क्योंकि अलग अलग कांडों में है विभाजित, तो इसमें से एक था किष्किंधा। जो किष्किंधा कांड है रामायण का, उसमें दोस्तों कुणिद राजवंश का उल्लेख हुआ है,
और कुणिद राजवंश को वहां पर पुलिंद चौ के नाम से उल्लेखित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से पुलिंद चौ के नाम से कुणिदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रामायण में मिलता है, और रामायण के भी किष्किंधा कांड में इनका पुलिंद चौ के नाम से उल्लेख देखने को मिलता है। बाकी रामायण में मैंने आपको बता दिया है, राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है, और सबसे ज्यादा उल्लेख इनका रामायण में ही मिलता है। साथ ही साथ राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में देखने को मिलती है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, अब हमारे पास जो पौराणिक ग्रंथ है जैसे महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, इनमें दोस्तों आप याद रखेंगे, इनमें बाकायदा कुणिद राजवंश का उल्लेख हुआ है। और उल्लेख भी किस प्रकार से हुआ है? तो इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में स्थापित जातियां जैसे यौदुंबर, त्रिगर्तो, कुलुत, यानी कि यौदुंबर, त्रिगर्तो, कुलित, अर्जुनायन, ये वो सारी की सारी उस समय की जातियां हैं। अर्जुनायन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे, अर्जुनायन। अर्जुनायन के अलावा यौधेय, यौधेय और जो ये अर्जुनायन है, इन पर तो दोस्तों आगे भी बाकायदा चर्चा होगी अलग राज्य के रूप में। तो वहां पर इन सभी ग्रंथों में यानी कि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया है कि उत्तराखंड में यौदुंबर, त्रिगुतो, कुलुत जो सबसे प्राचीन यहां पर राज्य या जातियों के रूप में देखा जाता है, इनके साथ कुणिद जाति का भी उल्लेख हुआ है कि इनके साथ एक ऐसी और जाति है जिसे कुणिद जाति के रूप में उल्लेखित किया है। अब दोस्तों इन्हीं में से ये कुणिद जाति शक्तिशाली रही होगी, और इन सबको अपने अधीन करके या इसके आसपास जितनी भी छोटी छोटी जातियां थी उन सबको अधीन करके कुणिद राजवंश ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो ये हमारे पास इनकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं, जिनमें मैंने साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा की, मैंने यहां पर अभिलेखों पर चर्चा की, और साथ ही साथ इस पर तो पूरा अध्ययन भी हमको करना है। तो ये दोस्तों जानकारी की स्रोत हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि कुणिद राजवंश के अन्य नामों की ओर। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर में कुणिद राजवंश का हमारे पास क्या क्या अन्य नाम देखने को मिलता है, और किस किन के द्वारा कुणिद राजवंश को किन किन नामों से उल्लेखित किया गया है। तो चर्चा होगी अन्य नामों पर। अन्य नाम, अगर कुणिद राजवंश के अन्य नामों की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले इनके लिए पाणिनि ने कुलुंद शब्द का प्रयोग किया है, कौटिल्य ने कुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। तो किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे? सबसे पहले इनका नाम हमारे पास मिलता है कुलुन, इसके अलावा इन्हीं का नाम हमारे पास मिलता है कौंद्रेमुख। कुलुन और ये जो कौंद्रेमुख है, ये नाम का उल्लेख हमारे पास किसके द्वारा किया गया है? यानी कि पाणिनि के द्वारा। ये पाणिनि के ग्रंथ से हमारे पास इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि जो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसी अष्ट अध्याय में इन्हें कुलुन के नाम से पाणिनि ने उल्लेखित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा नाम है कुलिंद। कौन सा नाम है? कुलिंद। तो ये जो कुलिंद शब्द है, आपको याद रखना है, ये कुलिंद शब्द बाकायदा कौटिल्य जी के द्वारा इनके लिए कहा गया है, और कौटिल्य जी का आप लोग जानते हैं ग्रंथ कौन सा रहा, यानी कि कौटिल्य का अपना अर्थशास्त्र, इसमें इन्होंने इनके लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। अब तीसरा नाम मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कुलिंद राइन। कुलिंद राइन दोस्तों, ये जो कुलिंद राइन शब्द है, ये हमारे जो टॉलेमी है, यूनानी इतिहासकार रहे, लेखक रहे, तो टॉलेमी की एक पुस्तक थी जियोग्राफी, तो उसमें इन्हें इस नाम से, यानी कि टॉलेमी के द्वारा, इनकी पुस्तक है जियोग्राफी, उसमें इनका कुलिंद राइन नाम शब्द देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और नाम आप याद रखेंगे जो विष्णु पुराण में मिलता है, कुलिंदो पत्यकस।
कुलिंदोपत्यकस इनका उल्लेख हमारे पास दोस्तों विष्णु पुराण में देखने को मिलता है, विष्णु पुराण। तो ये इस समय अभी हम लोगों ने चर्चा की कुणिद राजवंश के अन्य नामों पर। सबसे पहले हमें देखने को मिला कुलुन या कौंद्रेमुख, जो पाणिनि के अष्टाध्याय से प्राप्त हुआ। दूसरा हमारे पास कुलिंद नाम आया है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। तीसरा नाम कुलिंदराइन टॉलेमी के ज्योग्राफी से प्राप्त हुआ। और चौथा है कुलिंदोपत्यकस, जिसका उल्लेख दोस्तों विष्णु पुराण में हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे चर्चा होती है इनकी राजधानी के बारे में। अब इसके बाद हमारा राजधानी है, आइए जानते हैं कि आखिर में कुणिद राजवंश की राजधानी कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। राजधानी, ये दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विस्तार से वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ आराम से नोट्स भी बना सकते हैं और मेरे साथ आराम से इसे अध्ययन भी कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। राजधानी की अगर मैं बात करूं तो इनकी राजधानी हमारे पास दोस्तों श्रीनगर, कालकूट, शत्रुघ्न वाला राज्य और वेहट में देखने को मिलती है। यानी कि श्रीनगर, दूसरा उल्लेख कालकूट में, अगला शत्रुघ्न में मिलता है और नेक्स्ट मिलता है हमारे पास वेहट। ये चार स्थान कुणिद राजवंश की राजधानी से जुड़े हुए प्राप्त होते हैं, जिनमें अगर सबसे पहले श्रीनगर की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी कि जो राजा सुभाव थे, सुभाव का उल्लेख मिलता है इसमें महाभारत में और इनकी दोस्तों राजधानी श्रीनगर बताइए। बाकी ये जो कालकूट है, ये कालकूट वाला जो क्षेत्र है इसे आगे भी हम पढ़ेंगे और कालसी का जो क्षेत्र है देहरादून जनपद के अंतर्गत संभव तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी इनकी राजधानी रही होगी। इसके अलावा जो शत्रुघ्न वाला क्षेत्र है इसके प्रति तो इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है, परंतु हम लोग दोस्तों इसे जो सहारनपुर वाला एरिया है उस क्षेत्र को देखकर हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे इसे चक्राता वाला क्षेत्र भी माना गया है इस शत्रुघ्न को, लेकिन सहारनपुर वाला क्षेत्र की ओर ज्यादा इतिहासकारों का रुझान जाता है। बाकी जो ये वेहट है, वेहट भी सहारनपुर वाला एरिया है, यानी कि इन जगहों पर हमारे पास कुणिद राजवंश की राजधानी होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिनमें श्रीनगर, कालकूट, शत्रुघ्न, वेहट। इनमें से दोस्तों शत्रुघ्न राज्य पर तो इसके बाद बाकायदा चर्चा भी होगी, कालकूट पर भी चर्चा होगी, परंतु आप इतनी चीजों को याद रखिएगा कि अगर कभी बन जाए कुणिद राजवंश की राजधानी किन किन स्थानों पर इस प्रकार से बन सकता है, तो ये चार चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारी दोस्तों इनकी राजधानी पर चर्चा हुई। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि कुणिद राजवंश की मुद्राएं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कुणिद राजवंश की मुद्राओं पर चर्चा की जाए। मुद्राएं, इसे आप ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कुणिद राजवंश के सिर्फ मुद्राओं से ही पूछा जाता है। अगर कुणिद राजवंश की मुद्राओं के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इतिहास की जानकारी का इनका सबसे प्रमाणिक या फिर एकमात्र स्रोत इनकी मुद्राओं को मानी जाती है। और ये जो दोस्तों इनकी मुद्राएं हैं ये संभवतः दूसरी सदी या फिर दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईस्वी के आसपास माना जाता है कि संभवतः उस दौरान ये मुद्राएं इनकी ढाली गई होंगी। और मुद्राएं भी प्राय इनकी दो वर्गों में प्राप्त हुई है। कौन कौन से? एक तो प्रथम वर्ग की मुद्रा रखी है और एक दूसरे वर्ग में रखी गई है। जो प्रथम वर्ग की मुद्राएं हैं यानी कि जो पहले के दौर में छपी होगी, उन मुद्राओं में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुद्रा पर यानी कि इनके राजा का नाम मिलता है। जबकि अगर हम बात करें, राजा का नाम कह रहा हूं, इनके राज्य का नाम मिलता है कुणिद राज्य। जबकि अगर आप दूसरे वर्ग की मुद्राएं जो दूसरे वर्ग में रखी गई हैं तो इसमें इनके जनपद के साथ साथ इनके राजा का नाम भी देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, यानी कि एकमात्र प्रमुख स्रोत माना गया है इसे। दूसरा, ये जो इनकी जो मुद्राएं पढ़ेंगे दोस्तों, ये दूसरी सदी ईसा पूर्व से हमारे पास तीसरी सदी ईस्वी के आसपास की ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो मुद्राएं हैं, ये इनकी जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इन्हें दो वर्गों में रखा गया है। एक है पहली वर्ग की मुद्रा और दूसरी है
दूसरे वर्ग की मुद्रा। पहले वर्ग की मुद्रा कौन सी है, यानी कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए मुद्रा है तो इस मुद्रा पर सिर्फ इनके राज्य का नाम क्या मिलता है, कुणिद राज्य मिलता है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी इस प्रकार की मुद्राओं में कुणिद राज्य का नाम मिलता है। जबकि जो दूसरे प्रकार की दोस्तों मुद्रा है इसमें इनके राजधानी का नाम यानी कि इनके राज्य के नाम के साथ साथ इनके राजा का नाम भी उल्लेखित हुआ है। तो दो वर्गों में इनकी मुद्राओं को हम विभाजित कर सकते हैं। पहले वर्ग की मुद्रा यानी कि जिन पर सिर्फ इनके राज्य का नाम कुणिद देखने को मिलता है, और दूसरे वर्ग की मुद्रा जिन पर इनके राज्य कुणिद के साथ साथ इनके राजा का नाम भी देखने को मिलता है। अब एक कुछ चीजें आप ये भी याद रखेंगे, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि मौर्य काल में कुणिदों के द्वारा किस प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी। जब दोस्तों उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य सत्ता में आया तो उस दौरान कुणिद राजवंश लगभग संभवतः या फिर जितने भी भारत के राज्य थे छोटे बड़े वो मौर्यों के अधीन हो गए। ऐसे में कुणिद भी या उत्तराखंड के जितने भी छोटे बड़े राज्य रहेंगे वो भी मौर्यों के अधीन रहे। परंतु हमारे पास प्रमाण मिलते हैं कि मौर्य काल में कुणिद राजवंश ने ताम्र मुद्राएं चलाई थी, और इन ताम्र मुद्राओं में इनके जनपद का नाम कुणिद मिलता है, और साथ ही साथ में ये जो कुणिद है ये ब्राह्मी लिपि में मिलता है। तो याद रखना मौर्य राजवंश के समय इन्होंने तांबे की मुद्राएं चलाई थी, और इस पर इनके राज्यों का नाम क्या मिलता है, कुणिद मिलता है, और उस मुद्रा पर लिपि ब्राह्मी लिपि मिलती है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने इनकी मुद्राओं के बारे में आपको बता दिया कि कैसा है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी ये मुद्राएं आखिर में कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आइए थोड़ा सा इनकी मुद्राओं पर अब चर्चा हो जाए कि आखिर में कहाँ से मुद्राएं इनकी हमको प्राप्त हुई होगी, यानी कि मुद्राएं या मुद्रा प्राप्त कहां से हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इनकी मुद्राओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, एक तो हिमालय प्रदेश है, और हिमालय प्रदेश में दोस्तों एचपी में भी देखेंगे, एचपी के अलावा उत्तराखंड में देखेंगे। इसके साथ साथ फिर मैं आपको पंजाब वाले क्षेत्र में ले जाऊंगा, इसके अलावा हरियाणा वाले क्षेत्र से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और यूपी वाले क्षेत्र से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले चर्चा की जाए दोस्तों, यानी कि हिमालय प्रदेश से, कि हिमालय प्रदेश में इनकी मुद्राएं कहां से हमें प्राप्त हुई हैं। ये रहा हिमालय प्रदेश, और हिमालय प्रदेश में दोस्तों हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे एचपी में, कि एचपी के कौन कौन से वो क्षेत्र है जहां से इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई। तो आप लोग याद रखेंगे चाकर, आप लोग याद रखेंगे हमीरपुर, आप लोग याद रखेंगे मंडी, पोंटा, ज्वालामुखी। यानी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, चाकर, हमीरपुर, मंडी, पोंटा और ज्वालामुखी क्षेत्र। तो इनकी दोस्तों जो मुद्रा प्राप्त हुई है मंडी से प्राप्त हुई है, चाकर से प्राप्त हुई है, हमीरपुर से, पोंटा से, ज्वालामुखी। ये सारे के सारे हमारे जो स्थल है ये एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है, और इन सभी जगहों से कुणिद राजवंश की मुद्राएं देखने को मिलती हैं या हमारे पास प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि अपना राज्य उत्तराखंड जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको स्पेशली एक एक जगह से पता होना चाहिए। उत्तराखंड में कहां से, सबसे पहले थत्यूड़, अठ्यूड़, ये दोनों की दोनों दोस्तों थत्यूड़ अठ्यूड़ हमारे टिहरी में है। कौन सा है, थथूड़, अठूड़, यानी कि टिहरी। पहला याद रखना थथूड़ अठूड़ टिहरी से प्राप्त हुई है। दूसरा याद रखना देवडूंगा, देवडूंगा, और देवडूंगा हमारा उत्तरकाशी में है। थथूड़ अठूड़, देवडूंगा, सुमाड़ी, भेड़गांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुमाड़ी। अगला है दोस्तों भेड़गांव। ये दोनों की दोनों कहां पर पड़ते हैं, सुमाड़ी, भेड़गांव, यानी कि श्रीनगर वाले क्षेत्र में, पौड़ी गढ़वाल। तो सुमाड़ी, भेड़गांव, श्रीनगर से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई। इसके अलावा ये तो रही गढ़वाल की बात। अगर जाए पूर्वी की ओर यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में, तो अल्मोड़ा से और कत्यूर घाटी से बहुत ज्यादा मात्रा में, याद रखेंगे अल्मोड़ा से, तो अल्मोड़ा से भी इनकी मुद्रा प्राप्त हुई है। और दोस्तों
कत्यूर घाटी से भी इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ये लगभग इनकी मुद्राओं से हम लोग इनकी सीमाओं का भी अनुमान लगा सकते हैं कि कहां कहां तक कुणिद राजवंश फैला हो। अब इसके बाद दोस्तों ये तो हिमालय प्रदेश में थे, अब मैं आपको ले जाऊंगा पंजाब क्षेत्र में कि आखिर में पंजाब में कहां कहां से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो पंजाब में आप क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले सुनेत याद रखेंगे, सूंग याद रखेंगे और रोपड़ याद रखेंगे। क्या क्या नाम बताए मैंने? यानी कि सुनेत वाला क्षेत्र, सुंग वाला क्षेत्र और रोपड़, इन सभी क्षेत्रों से पंजाब से कुणिद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। जबकि अगर मैं हरियाणा की बात करूं दोस्तों तो आपको याद रखना है करनाल से, नारायण बगड़ वाला क्षेत्र, इन जगह से हरियाणा से मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहां कहां से? हरियाणा में करनाल, नारायण बगड़, ये दो स्पेशली आप याद रखेंगे, यानी कि करनाल, नारायण बगड़। इसके अलावा एक और क्षेत्र आता है बुढ़िया वाला क्षेत्र, तो वहां से भी दोस्तों इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। बुढ़िया, करनाल, नारायण बगड़, बुढ़िया, ये हरियाणा वाले क्षेत्र है। अगर हम लोग सहारनपुर वाले क्षेत्र में जाए तो सहारनपुर से प्राप्त हुई है। अगर यूपी वाले में जाए तो सहारनपुर से प्राप्त हुआ, बेहट से प्राप्त हुआ और बिजनौर से प्राप्त हुआ। तो यूपी से भी अगर कभी आ जाए कि यूपी में कहां कहां से कुणिद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो दोस्तों याद रखिएगा सहारनपुर, बेहट और बिजनौर का एरिया। तो ये दोस्तों मैंने अभी चर्चा की, यानी कि कुणिद राजवंश की मुद्राएं कहां कहां से प्राप्त हुई है। तो मैंने विस्तार से आपके पास सारी चीजें यहां पर बताई है। भाई हिमालय प्रदेश से हुई है, जिनमें एचपी भी बताया, एचपी में कहां कहां से प्राप्त हुई है। उत्तराखंड बताया, उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। पंजाब से बताई, हरियाणा से बताई, यूपी से, और किन किन जगह से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, विस्तार से मैंने चर्चा की है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनकी ये जो मुद्राएं हमको ये इन स्थलों से प्राप्त हुई है, आखिर में ये मुद्राएं कितनी प्रकार की हैं? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था साहित्यिक स्रोत में मुद्राएं इनकी 3 प्रकार की हैं। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इनकी मुद्राओं के प्रकार में। ये रहे मुद्राओं के प्रकार। अगर मुद्राओं के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला अल्मोड़ा प्रकार, आप सभी लोग जानते होंगे अल्मोड़ा प्रकार की, पहला आप याद रखेंगे अमोघ भूति, ये महान राजा था इनका। दूसरा अल्मोड़ा और तीसरा है दोस्तों छत्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर या फिर इसी को अनाम प्रकार की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें दोस्तों अगर मैं तीनों मुद्राओं की बात करूं तो सबसे प्राचीन मुद्रा इनमें से अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा को माना गया है, और सबसे पुरानी अमोघ भूति, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा प्रकार की, और इनमें सबसे नई मुद्रा इनकी छत्रेश्वर मुद्रा को माना गया है, जो संभवतः लगभग 300 ईस्वी के आसपास या गुप्त साम्राज्य के शुरुआत होने से पहले पहले ढाली गई मानी जाती है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग अब एक एक करके इन तीनों ही मुद्राओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे पहला केंद्र बिंदु रहेगा अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पर। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की जो ये मुद्रा है, ये दोस्तों 2 भागों में हमारे पास देखने को मिलेगी। पहला यानी कि रजत मुद्रा, और दूसरा ताम्र मुद्रा। रजत एवं ताम्र मुद्रा में अध्ययन किया जाएगा, यानी कि 2 प्रकार से अमोघ भूति की मुद्रा है। रजत मुद्रा भी प्राप्त हुई यानी कि चांदी की मुद्रा, और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि आखिर में ये जो रजत मुद्रा है ये किस कुणिद शासक ने, जो ये अमोघ भूति मुद्रा है ये किस कुणिद शासक के द्वारा ढाली गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि इस मुद्रा को, यानी कि कुणिदों के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे
और सबसे शक्तिशाली राजा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, यही राजा थे अमोघ भूति। इन्होंने ही इस मुद्रा को ढाला था। समझ गया, इनके द्वारा ही ये मुद्रा ढाली गई थी और दो प्रकार से बनाई गई, एक तो रजत, दूसरी ताम्र मुद्रा। अब बात आती है कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग कि आखिर में जो ये कुणिदों के सबसे शक्तिशाली राजा है अमोघ भूति, इन्होंने इस मुद्रा को क्यों ढाला होगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि इस समय भारत में यानी कि हिंद यवन जो राज्य था, विदेशी शक्ति थी, हिंद यवन जिन्हें ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, हिंद यवन, इनका भारत पर आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण, और भारत के बहुत सारे हिस्सों पर इन्होंने अपना आधिपत्य भी स्थापित किया था। अब जो निकट जो सीमांत क्षेत्र थे, उन सीमांत राज्यों को अमोघ भूति के द्वारा विजित किया गया और उन्हें जीतने की खुशी के अवसर पर दोस्तों अमोघ भूति ने ये दो प्रकार की यानी कि रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा को ढाला था। समझ गए आप, यानी कि अमोघ भूति ने जो ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, हिंद यवन शासकों पर या उनके जो कुछ क्षेत्र थे उन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उस खुशी में ये मुद्राएं इन्होंने ढाली थी। अब दोस्तों अगर मैं इस मुद्रा की बात करूं, यानी कि जो इन्होंने ये रजत और ताम्र मुद्राएं ढाली थी, तो आप लोग याद रखना, इसके लिए इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए। लिपि, भाषा और चिन्ह के आधार पर ये जो मुद्रा है, ये देखने पर दोस्तों इतिहासकारों ने भारतीय मुद्रा बताई है। कौन सी बताई है? भारतीय मुद्रा, लिपि के आधार पर, भाषा के और चिन्ह के आधार पर। लेकिन आपको याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे भार के आधार पर, तो भार के आधार पर इतिहासकारों ने इस मुद्रा को ग्रीक शासकों की जो मुद्रा थी उसके समान बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये जो मुद्रा है यानी कि लिपि, भाषा, चिन्ह के आधार पर भारतीय प्रकार की देखने में प्रतीत होती है, परंतु भार के आधार पर इसकी तुलना ग्रीक शासकों की चांदी की मुद्रा के समान की गई है। इसके अलावा दोस्तों एक इतिहासकार है पावेल प्राइस जी। कौन है? पावेल प्राइस। पावेल प्राइस ने इस अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा को यानी कि इसकी आकार के अलावा इसकी जो संरचना है, इसके आधार पर इस अमोघ भूति मुद्रा को यवन शासकों की मुद्रा का नकल माना है। तो ये जो इतिहासकार है पावेल प्राइस जी, ये कहते हैं कि जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है कि ये जो यवन शासकों की मुद्रा हुआ करती थी उसकी नकल है, उस तरह से इसको अमोघ भूति ने कॉपी किया है और वैसी मुद्राओं को ढाला है। तो ये कहते हैं हमारे पास यानी कि कौन? पावेल प्राइस। तो वो लोग इसको बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों की मुद्रा के समान मानते हैं। अब आइए चलिए दोस्तों, ये तो रही हमारी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा संबंधित कुछ बातें कि भाई दो प्रकार की है, रजत मुद्रा, ताम्र मुद्रा है। इनके सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति ने ढाली है। कहा जाता है हिंद यवन के कुछ क्षेत्रों को जीतने पर उस खुशी में इस मुद्रा को ढाला। जो मुद्रा लिपि, भाषा, चिन्ह के आधार पर तो भारतीय है, परंतु भार के आधार पर ग्रीक शासकों की मुद्रा के समान। पावेल प्राइस ने भी कथन दिया है इस मुद्रा के प्रकार की आकार संरचना के आधार पर ये यवनों की नकल मानी गई है। अब दोस्तों चलते हैं सबसे पहले इनकी इस रजत मुद्रा पर और जानेंगे कि आखिर में जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में ये रजत मुद्रा है, ये किस प्रकार की मुद्रा थी और इसकी क्या खासियत थी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इनकी रजत मुद्रा पर। रजत मुद्रा, रजत मुद्रा में सबसे पहले तो बात होगी कि आखिर में ये मुद्रा कितने ग्रेन की प्राप्त, यानी कि इसका जो भार है ये कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, हमारे पास इनकी ये मुद्रा 31 ग्रेन से 38 ग्रेन, 38 ग्रेन की बीच सारी की सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो अगर कभी भार पूछे कि रजत जो इनकी अमोघ भूति का जो एक प्रकार है रजत मुद्रा यानी कि जो चांदी की मुद्राएं थी वो लगभग कितने भार की प्राप्त हुई है, तो 31 ग्रेन से 38 ग्रेन की प्राप्त हुई है। अब बात आती है कि आखिर में ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा के मुख भाग पर और पृष्ठ भाग पर किस प्रकार की लगभग सभी मुद्राओं पर आकृति देखने को मिलेगी। तो आप याद रखना दोस्तों, इसके मुख भाग पर भी, इसके पृष्ठ भाग पर भी हमारे पास प्रतीक चिन्ह और खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। तो याद रखेंगे कुछ प्रतीक चिन्ह है, दूसरा इसमें सभी में हमारे पास खरोष्ठी और
ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेख उत्कीर्ण है, साथ ही साथ राजा का नाम या फिर राजा की कुछ कुछ सिक्कों में आकृतियां भी देखने को मिलती है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपके सामने इस मुद्रा को बनाकर दिखाता हूं कि आखिर में जो इनकी रजत मुद्रा थी ये किस प्रकार की मुद्रा थी, और इस मुद्रा पर हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके अग्रभाग की। यह है दोस्तों इनके अग्रभाग। अगर हम लोग इस अग्रभाग की बात करें कि आखिर में इसमें क्या बना हुआ था, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि इस मुद्रा में एक आकृति बनी है, मानव आकृति, इस प्रकार से। मुकुट पहनी हुई आकृति है, एक हाथ इस प्रकार से दिखा है और हाथ में कुछ इस प्रकार से रखी हुई, जिसे बाद में जानेंगे कि इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, और एक हाथ प्राय दोस्तों इसका इस प्रकार से मुड़ा हुआ बताया गया है। बाकी इस प्रकार से ये मानव आकृति बनी हुई है। एक चीज आप समझ गए हैं, एक तो इस पर मानव आकृति बनी है जिसे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, कुछ ने इसे लक्ष्मी के समान माना है। इसके अलावा दोस्तों इसी की ओर एक हिरन इस प्रकार से इस आकृति को देखता हुआ यहां पर बनाया गया है। एक हिरन बना हुआ है और हिरन के इस सींगों के बीच में इस प्रकार से एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, जिसे जानेंगे कि आखिर में इतिहासकारों ने इसे किन किन नामों से उल्लेखित किया है। साथ ही साथ दोस्तों जो हिरन है इसके पीठ पर कुछ इस प्रकार से यज्ञ वेदिका, जिसे इतिहासकारों ने कहा हुआ है, तो यज्ञ वेदिका माना है। और इसके चारों ओर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, राज्ञ कुणिदस अमोघ भूतिस महाराजस लिखा हुआ है। राज्ञ कुणिदस्य अमोघ भूतिस महाराजस। चारों ओर दोस्तों इस मुद्रा के क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि राज्ञ कुणिदस अमोघ भूतिस महाराजस लेख उत्कीर्ण हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग पृष्ठ भाग की बात करें, यानी कि इस मुद्रा का जो पृष्ठ भाग है उस पर क्या बना है, यानी कि मुद्रा के पीछे क्या क्या चीजें बनी है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, एक तो दोस्तों यहां पर बना हुआ है स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह याद रखेंगे। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक इसी स्वास्तिक चिन्ह के नीचे एक यहां पर इस प्रकार से वृक्ष दिखाया है, यानी कि वृक्ष के समान एक वृक्ष बना हुआ है। इसी वृक्ष के सामने इतिहासकारों ने अलग अलग रूप से इसे मत दिया है कि संभव तो ये इस प्रकार से एक वृक्ष बना है, सॉरी एक पर्वत बना हुआ है ये वाला, तो इतिहासकारों के अनुसार इसे पर्वत माना गया है। और इस मुद्रा के चारों ओर खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, और इस मुद्रा में इस प्रकार से एक बहती हुई जलधारा बनी है, जिसे इतिहासकार हम देखेंगे अलग अलग नाम से इसे पुकार रही होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों, यानी कि मैं रजत मुद्रा की बात कर रहा हूं, ये इसका अग्रभाग है, ये इसका पृष्ठ भाग है। यहां पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें अग्रभाग की, तो ये जो कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है कुछ मुद्राएं ऐसी भी है जिसमें इसके इस हाथ में ये वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसे में जो हमारे पास इतिहासकार हैं उन्होंने इसे अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे आप याद रखेंगे स्मिथ ने, क्योंकि अस्पष्ट साफ नहीं है, तो स्मिथ कहते हैं कि ये कोई फल है, जबकि एमपी जोशी क्या कहते हैं, एमपी जोशी के द्वारा वो कहते हैं कि ये कोई फल नहीं बल्कि ये चंवर है। चंवर आप लोग जानते हैं, जो पहले आपने महाराजाओं के समय देखा होगा, महाराजाओं को इस प्रकार से हवा किया जाता था, तो उसी को चंवर कहते हैं। तो एमपी जोशी कहते हैं ये चंवर है, स्मिथ कहते हैं फल है। तो इस प्रकार से इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मत है। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार इसमें भी अलग अलग मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये नाग है। अब इनमें कौन से इतिहासकार है, जैसे एलन है, एलन कहते हैं कि हिरणों के सींग के बीच, किसके अनुसार,
एलन। एलन जी कहते हैं ये नाग है बना हुआ इनके बीच, जबकि यहीं पर कुछ इतिहासकार कहीं कहते हैं, जैसे बैनर्जी इसमें आगे आते हैं, तो बैनर्जी कहते हैं कि नहीं ये नाग नहीं है, बैनर्जी कहते हैं कि ये श्री वत्स है। आपने बौद्ध धर्म में इसे देखा होगा, इस प्रकार से एक आकृति बनी होगी, तो वो इसे वत्स कहते हैं। जिस प्रकार से स्मिथ इसे फल कहते हैं, एमपी जोशी चंवर कह रहे हैं, उसी प्रकार से हिरन के सींगों के बीच जो ये आकृति है, एलन के अनुसार नाग है और बैनर्जी के अनुसार ये श्रीवत्स है। बाकी दोस्तों जो ये हिरन के पीठ पर यज्ञ वेदिका है, इतिहासकारों के अनुसार इस यज्ञ वेदिका से एक बाहर की ओर अंदर से एक वृक्ष भी निकल रहा है। तो ये इस तरह से इसके बारे में कहा गया। अब आज याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सिक्के पर लिखा गया ये वाला नाम, ये जो नाम है मुद्रा के जो चारों ओर नाम लिखा गया है, इसमें आपसे लिपि पूछ सकता है और इसमें आपसे भाषा पूछ सकता है। अगर तो आपसे पूछे लिपि, तो दोस्तों लिपि आप याद रखेंगे ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी लिपि है। और अगर आपसे भाषा पूछे तो आप याद रखेंगे प्राकृत भाषा है। तो ये जो इस मुद्रा यानी कि रजत मुद्रा पर जो लिखा है राज्ञ कुणिदस अमोघ भूतिस महाराजस, इसमें दोस्तों यानी कि ब्राह्मी लिपि में है और भाषा प्राकृत में लिखी गई है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, जो ये राज्ञ कुणिदस अमोघ भूतिस महाराजस लिखा है, इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार इसको प्रोनाउंस किया है कि भाई ये है। कुछ इतिहासकार के अनुसार क्या है, कुछ जैसे सबसे पहले बात होगी एलन के अनुसार, तो एलन कहते हैं जो ये लिखा है किसके अनुसार, एलन जी के अनुसार। एलन जी कहते हैं कि ये राज्ञ कुणिदस्य अमोघ भूतिस महाराजस नहीं है, ये लिखा है कुणिद राजा अमोघ भूति। क्या लिखा है, यानी कि कुणिद राजा अमोघ भूतिस, ये तो मानना है इतिहासकार एलन जी का। जबकि जो इतिहासकार डीसी सरकार जी है, डीसी सरकार कहते हैं कि नहीं ये लिखा है कुणिदों के राजा अमोघ भूति। तो डीसी सरकार क्या कह रहे हैं, कुणिदों के राजा अमोघ भूति, कुणिदों के राजा अमोघ भूति। तो यहीं पर एक दूसरे भी आ जाते हैं, ये भी पीछे नहीं रहते हैं, यानी कि एमपी जोशी जी भी, इन्होंने भी लगातार इस ओर जो है बहुत सारे शोध किए। तो जो एमपी जोशी जी हैं वो कहते हैं कि नहीं ये जो यहाँ पर लेख लिखा है ये कुणिद राजा अमोघ भूति महाराज लिखा है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये लेख कुणिद राजा अमोघ भूति महाराज लिखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों एलन के अनुसार, डीसी सरकार के अनुसार और एमपी जोशी के अनुसार ये जो लेख लिखा है राज्ञ कुणिदस अमोघ भूतिस महाराजस, यानी कि जिसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है, तो इस तरह से अलग अलग नामों से इसको जाना गया। तो ये हमारी दोस्तों चर्चा हुई अमोघ भूति की, यानी कि किस मुद्रा पर, रजत मुद्रा पर। बाकी मैंने पृष्ठ में आपको बता दिया है क्या क्या चीजें इसकी पृष्ठ मुद्रा के बारे में लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं यानी कि अमोघ भूति की ताम्र मुद्रा के बारे में, कि आखिर में अमोघ भूति की ताम्र मुद्रा किस प्रकार से है, कितना उसका भार था और क्या क्या उस मुद्रा पर देखने को हमको मिलता है। तो आइए जानते हैं अमोघ भूति की दोस्तों ताम्र मुद्रा। रजत मुद्रा पर चर्चा हो चुकी है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताम्र मुद्रा पर। सबसे पहले तो ताम्र मुद्रा में भी चर्चा होगी कि इसका भार कितना था। तो दोस्तों भार की अगर बात करें, जैसे हमने पिछला देखा, यानी कि रजत मुद्रा का भी भार पूछ सकता है आपसे, ताम्र मुद्रा का भी भार पूछ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 9.5 ग्रेन से लगभग 252 ग्रेन तक, 9.5 ग्रेन से 252 ग्रेन तक की इसकी रजत मुद्राएं दोस्तों प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके आकृति की, तो आप याद रखना कि ये मुद्राएं भी रजत मुद्रा के समान है, और सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट याद रखना, ढलाई ठप्पा के द्वारा निर्मित हुई है। किसके द्वारा, ढलाई ठप्पा विधि के द्वारा, यानी कि ठप्पा,
ढलाई ठप्पा यानी कि मुद्रा बनने के बाद इस पर ठप्पा जब लगती है तो उस आधार से इनकी ये ताम्र मुद्राएं बनी थी। बाकी यहां पर उसको बनाने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या थी। जिस प्रकार से इनकी रजत मुद्राएं मैंने आपको बताई, ठीक उसी प्रकार से इनकी ताम्र मुद्रा में भी देखने को मिलता है। अब इसी ताम्र मुद्रा के बारे में एमपी जोशी ने लेख लिखा है। वो कहते हैं कि जो इनकी ताम्र मुद्रा है, अगर तो हम इसके बारे में बात करें यानी कि लेख के बारे में, तो लेख तो ब्राह्मी में है, जबकि लिपि यानी कि लेख ब्राह्मी में है। और अगर हम लोग बात करेंगे लिपि, तो लिपि दोस्तों इसकी एमपी जोशी के अनुसार खरोष्टी लिपि है, किसकी, इनकी ताम्र मुद्राओं की। तो बस ताम्र मुद्राओं में आपको इतना जानना है कि ताम्र मुद्रा का भार कितना है, तो 9.5 ग्रेन से 252 ग्रेन तक ढलाई ठप्पा विधि के द्वारा निर्मित हुई है और बिल्कुल आकृति वैसी है जैसी रजत मुद्रा है। लेख एमपी जोशी के अनुसार ब्राह्मी है और लिपि उनके अनुसार इसकी दोस्तों खरोष्टी है। तो ये हमने अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा पर दोस्तों चर्चा की। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा दो भागों में बांटी, एक रजत मुद्रा थी और दूसरी हमारी ताम्र मुद्रा थी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्रा की ओर, अर्थात अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। मैंने आपको पहले ही बताया था कुणिदों की 3 प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। तो आइए चलिए जानते हैं इस मुद्रा के बारे में भी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। दोस्तों ये मुद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस अल्मोड़ा मुद्रा की बात करें तो दोस्तों इसको लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास या फिर 20वीं शताब्दी के आसपास खोजा गया है। यहां पर कुछ इतिहासकार हैं जैसे रेप्सन जी है। तो रेप्सन कहते हैं कि लिपि, चिन्ह और ब्राह्मी लेख के कारण वो लोग कहते हैं कि इसकी जो इस मुद्रा की लिपि है, इस पर जो चिन्ह बने हैं और जो ब्राह्मी लिपि है, इसके आधार पर उन्होंने इसको अल्मोड़ा मुद्रा नाम दिया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? रेप्सन जी के द्वारा दिया गया है। इसी के सापेक्ष दोस्तों जैसे इतिहासकार एलन जी है, डीसी सरकार जी है, इसके अलावा के दास गुप्ता जी हैं, इन्होंने इस मुद्रा को कुणिदों की मुद्रा बिल्कुल भी नहीं माना। तो ये भी याद रखना कि निम्न में से किस इतिहासकार ने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा को कुणिदों की मुद्रा नहीं माना है। तो एलन जी ने भी इसे अस्वीकार किया है, डीसी सरकार ने भी नहीं माना है, के दास गुप्ता के अनुसार भी ये कुणिद की मुद्रा नहीं है, जबकि रेप्सन कहते हैं कि इसकी लिपि, चिन्ह और इसकी जो लेख है उस आधार पर यह अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इस मुद्रा की बात करें, जो पहले मैंने आपको अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा बताई, वो लगभग उत्तराखंड के बाहर से भी प्राप्त हुई, परंतु ये मुद्रा ऐसी है जो सिर्फ उत्तराखंड से प्राप्त हुई। तो क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है? पहली बात, लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी में इस मुद्रा को खोजा गया है। दूसरी बात मैंने बताई, जो इतिहासकार रेप्सन जी है, इन्होंने इस मुद्रा को लिपि, इसकी भाषा और आकृति के आधार पर इसको नाम दिया है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। जबकि मैंने यहीं पर आपको बहुत सारे बताए, जैसे इतिहासकार एलेन, डीसी सरकार और के दास गुप्ता, उन्होंने इसको मुद्रा कुणिदों की नहीं माना है। साथ ही साथ ये मुद्रा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उत्तराखंड से ही प्राप्त हुई है। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा के बारे में। अब आइए चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि आखिर में जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, ये लगभग कुल कितनी मुद्रा प्राप्त हुई है और कुल कितने शासकों की ये मुद्रा हमारे पास प्राप्त हुई है और कहां से ये मुद्रा प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, ये दोस्तों कुल 58 मुद्रा प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट 58 मुद्रा प्राप्त हुई है, जिनमें से आप देख लीजिए, इनमें से 54 मुद्रा तो सिर्फ और सिर्फ कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? कत्यूर घाटी से। जबकि अब बची कितनी? 4 मुद्राएं। तो 4 मुद्राएं दोस्तों ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्मोड़ा प्रकार की कुल अल्मोड़ा, ये जो कुल मुद्राएं हैं ये इस समय दोस्तों सारी की सारी ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। कहां पर है? इस तरह से भी बन सकता है, ब्रिटिश संग्रहालय में इन सभी मुद्राओं को रखा है। 58 मुद्राएं, जिनमें से 54 मुद्रा कत्यूर घाटी से और 4 मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। अब आपसे पूछेगा कि जो ये 4 मुद्राएं हैं जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, ये किस किस शासक की प्राप्त हुई है? तो याद रखना, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित
और म ग भ त स किस किस की है? एक शासक है शिवदत्त, दूसरा याद रखिएगा हरिदत्त, तीसरा याद रखिएगा शिवदत्त हरिदत्त शिवपालित, और जो चौथा है दोस्तों ये इस प्रकार से उल्लेखित है म ग भ त स। इन 4 शासकों की मुद्राएं ये अल्मोड़ा से हमारे पास प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो कत्यूर घाटी वाला सिस्टम है जहां से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से एक शिवदत्त की है, एक आसेक की है, जो 52 है वो गोमित्र की है। किस किस की है? एक मुद्रा शिवदत्त की है इनमें से 54 में से, एक मुद्रा आसेक की है और बाकी दोस्तों जो 52 मुद्राएं हैं ये सारी की सारी गोमित्र की मुद्रा मानी जाती है। तो आपको ये सिस्टम इसका याद रखना है, यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की कुल 58 मुद्रा प्राप्त हुई है, 54 कत्यूरी घाटी से, 4 अल्मोड़ा से, कत्यूरी घाटी से एक मुद्रा शिवदत्त की, एक मुद्रा आसेक की, बाकी 52 मुद्रा गोमित्र की। अल्मोड़ा में 4 राजा है, कौन से? शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और म ग भ त स की। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि कुल कितने शासकों की ये मुद्रा प्राप्त हुई है। तो याद रखना दोस्तों 8 शासकों का उल्लेख इन मुद्राओं पर मिला है और 8 शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई। जैसे शिवदत्त भी मैंने लिखा है, हरिदत्त मैंने लिखा है, शिवपालित मैंने लिखा है, म ग भ त स लिखा है, गोमित्र लिखा है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, एक तो आप याद रखेंगे विजय भूति और दूसरा याद रखेंगे शिव रक्षित, यानी कि विजय भूति और शिव रक्षित। इस प्रकार से कुल दोस्तों लगभग 8 शासकों की ये इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब यहां पर बात होती है इन मुद्राओं के बारे में, यानी कि जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, इन मुद्राओं को प्रकार के आधार पर दोस्तों 4 भागों में बांटा है। ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई है ये मुद्राएं प्रकार के आधार पर, यानी कि इनके जो प्रकार है अपने, तो उस आधार पर भी इनको 4 भागों में बांटा है। जैसे पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। तो आइए अब उसे भी समझते हैं कि आखिर में कौन कौन से प्रकार हैं इन मुद्राओं के जो बांटे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से, किस प्रकार से 4 प्रकार है। सबसे पहले तो चर्चा होगी इसके पहले प्रकार पर। अल्मोड़ा की जो मुद्राएं हैं 4 प्रकार में है। तो जो पहला प्रकार है, यानी कि इसके अंतर्गत किसकी सिक्कों को रखा गया है और आखिर में किस प्रकार की मुद्राएं हैं। अगर पहले प्रकार की मुद्रा की बात की जाए तो इसमें दोस्तों शिवदत्त, हरिदत्त और जो गोमित्र है उसके बड़े आकार वाले सिक्के रखे गए हैं। किस किस की मुद्रा रखी गई है? शिवदत्त, हरिदत्त, दोनों की सिक्के हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बड़े आकार की जो मुद्राएं रखी गई हैं वो गोमित्र की बड़े आकार की मुद्रा है। इनकी तो एक समान है और गोमित्र की बड़े आकार की मुद्रा। तो पहले आकार में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा प्रकार का जो पहला प्रकार है उसके अंतर्गत किन किन शासकों की मुद्रा आती है? तो शिवदत्त की है, हरिदत्त की है और गोमित्र के बड़े आकार वाली मुद्राओं को इसके अंतर्गत रखा गया। अगर थोड़ी सी हम बात करें इस मुद्रा के बारे में, यानी कि इसका मुख भाग और पृष्ठ भाग के बारे में, कि मुख भाग पर क्या है, पृष्ठ भाग पर क्या है, तो याद रखिएगा मुख भाग पर एक चिन्ह बना हुआ है और साथ ही साथ दोस्तों चारों ओर खरोष्टी लिपि में राजा का नाम और लेख उत्कीर्ण है। यानी कि चारों ओर तो खरोष्टी लिपि में क्या है, ये खरोष्टी लिपि याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि में राजा का नाम है, बाकी इसमें एक इस प्रकार से कोई चिन्ह बना हुआ है। ये किसकी बात हो रही है? इसके मुख भाग की हो रही है। अगर हम लोग इसके पृष्ठ भाग की बात करें कि आखिर में पृष्ठ भाग से ये मुद्रा किस प्रकार को देखने को मिलती है, तो आप लोग याद रखना यहां पर इस प्रकार से दोस्तों 4 खड़ी रेखाएं पृष्ठ भाग में देखने को मिल रही है, जिनमें से साइड की 2 रेखाएं छोटी हैं और बीच की 2 रेखाएं दोस्तों इसके पृष्ठ भाग में बड़ी देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों हमने चर्चा की अल्मोड़ा के पहले प्रकार की, जिसमें शिवदत्त, हरिदत्त, गोमित्र के बड़े आकार की हैं। पहले पर राजा का नाम खरोष्टी में है, इस प्रकार से चिन्ह है और पृष्ठ भाग पर इस प्रकार से 3 लकीरें। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की मुद्रा। जानते हैं कि दूसरे प्रकार की मुद्रा में आखिर में किन राजाओं की मुद्रा रखी गई है। दूसरे प्रकार की, दूसरे प्रकार में अगर बात करें राजा की कि आखिर में किस राजा की या किस कुणित शासक की मुद्रा है, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों शिवपालित को याद रखना। किसको याद रखना? शिवपालित।
यानी कि शिव पालित की मुद्रा को रखा गया है इस दूसरे आकार की मुद्रा में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहां पर भी इसके मुख भाग की कि आखिर में इस सिक्के के मुख भाग पर क्या बना, तो याद रखना बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीच में यहां पर मानव आकृति बनी है बीच में, और इस मानव आकृति के साथ साथ अगर आप दाहिने पे उसकी बात करें तो दाहिने में ब्राह्मी लिपि में एक शिव पालित का लेख लिखा हुआ है इस प्रकार से, राजा शिव पालित का यहां पर, तो दाहिनी तरफ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके पृष्ठ भाग की, तो पृष्ठ भाग में लगभग समानता इसी प्रकार से, इस प्रकार से आलेख देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों इस समय बात हुई। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या जानना है कि दूसरे प्रकार में किस शासक की रखी गई है और इसमें किस प्रकार की, यानी कि मानव खुद स्वयं की उस राजा की मूर्ति भी बनी हुई है, आकृति बनी हुई है। अगर बात करें तीसरे प्रकार की, क्योंकि 4 प्रकारों में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा बटी हुई है, अगर हम लोग तीसरे प्रकार की बात करें कि आखिर में तीसरे में किन शासकों की रखी है, कौन कौन से शासक देखने को तीसरे प्रकार की मुद्रा में, तो दोस्तों इस समय इसमें याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ विजय भूति के सिक्के रखे गए। मोस्ट इंपोर्टेंट किसके हैं, राजा विजय भूति। तो राजा विजय भूति की जो सिक्के हैं वो हमको तीसरे प्रकार के उस पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इस सिक्के के मध्य में कुछ चिन्ह है और चारों ओर दोस्तों ब्राह्मी लिपि में राजा का बाकायदा नाम यानी कि राज्ञ विजय भूतिस लिखा हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ लेख के दाहिनी ओर, अगर हम लेख के दाहिनी ओर देखें तो एक बैल की आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो ये दोस्तों इनके तीसरे प्रकार की बात हुई। अब अगर बात करें चौथे प्रकार की कि आखिर में अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है इसमें चौथे प्रकार की किस शासक की मुद्रा चौथे प्रकार में आती है और इसमें और क्या क्या विशेषता है। पहली बात, इसमें शिव रक्षित का सिक्का और गोमित्र के छोटे आकार। देखो बड़े आकार के गोमित्र के पहले वाले में थे और इसमें छोटे आकार के। तो शिव रक्षित का एक चीज याद रखेंगे यानी कि इसमें शिव रक्षित के सिक्के रखे हैं। और दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, गोमित्र के छोटे आकार के सिक्के। अगर पर बने कभी प्रश्न बड़े आकार के तो पहले वाले में है, चौथे प्रकार में गोमित्र के छोटे आकार के सिक्के हैं। तो ये दोस्तों इस समय बात हो गई अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में। मैंने सारी चीजें आपको विस्तार से यहां पर बता दी है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे महत्वपूर्ण यानी कि इनकी चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा के बारे में। तीसरा प्रकार है चत्रेश्वर प्रकार। दोस्तों ये जो चत्रेश्वर प्रकार है इसी मुद्रा को छत्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसी मुद्रा को अनाम प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात तो मैं आपको इस बारे में भी ये बताऊंगा कि आखिर में इसका भार कितना मिला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर इसकी भार के बारे में चर्चा की जाए कि आखिर में इनकी जो ये चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है तो आप लोग याद रखेंगे 131 ग्रेन से लगभग 191 ग्रेन तक की ये मुद्राएं प्राप्त हुई। कितने, सॉरी ये 191 नहीं है, 131 ग्रेन से 291 ग्रेन तक। तो जो कुणिद राजवंश की चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है अगर इसके भार के बारे में चर्चा की जाए तो 131 से लेकर 291 ग्रेन की तरफ प्राप्त हुई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है ये मुद्रा भी कैसी थी, ताम्र मुद्राएं, यानी कि सारी की सारी दोस्तों तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर कुछ चीजें पता चलती है कि आखिर में इस मुद्रा को कब इन्होंने बनाया होगा या किस आधार पर इसको ढाला होगा। तो यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार उल्लेख मिलता है कि लगभग 3री सदी ईस्वी में जो कुणिद राजवंश था ये थोड़ा सा कमजोर भी पड़ गया था। इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड में कुषाणों का राज्य स्थापित था। तो कहा जाता है कि कुणिद प्लस यौधेय प्लस जो अर्जुनायन वाला राजवंश था, इन तीनों ने मिलकर, यानी कि नेतृत्व इसका यौधेय के द्वारा किया गया था, तीनों ने दोस्तों यहां से कुषाणों को पराजित किया और संभव तो माना जाता है कि इस खुशी में इन्होंने ये चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा को या इस सिक्कों को ढाला होगा। अगर हम लोग इनके सिक्कों की इसके मुख की भाग इसमें भी बात करें कि आखिर में किस प्रकार से इसमें देखने को मिल रहा है या इसके मुख के भाग पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो आप लोग दोस्तों याद रखना, जैसे सबसे पहले इसमें 2 भुजा वाले पुरुष की खड़ी आकृति मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस चत्रेश्वर वाले में ये है। किस प्रकार से,
यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर एक 2 भुजा वाला पुरुष दिखाई देता है। चित्र अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से है। पहली चीज जो इनकी इस प्रकार की मुद्रा है तो 2 भुजाओं वाले आकृति का चित्र मिल रहा है, जिसके दोस्तों इतिहासकार लिखते हैं कि इसके दाहिने हाथ में परशु या त्रिशूल बनी है, ये वाले हाथ में, यानी कि या तो वो परशु है या फिर त्रिशूल है। ऐसा अलग अलग इतिहासकार इसके सापेक्ष में मत रखते हैं। जबकि जो बायां हाथ है इसके लिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर एक चमड़े जैसा कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपने हाथ में वस्त्र बांध रखा है, जिसे कुछ इतिहासकार दोस्तों बाघ की खाल से जोड़ते हैं। तो दायां हाथ में त्रिशूल जैसी आकृति या परशु जैसी आकृति कहते हैं इतिहासकार, और यहाँ पर चमड़े जैसी कुछ आकृति है जिसे ये इतिहासकार बाघ की खाल से जोड़ते हैं। और साथ ही साथ जो पुरुष है इसकी दोस्तों इस प्रकार से जटाएं भी इस सिक्के पर दिखाई दी, और इन्हीं कारण से, ऐसी आकृति के कारण से इसे क्या कहा जाता है, यानी कि शिव प्रकार की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार इसे जो चत्रेश्वर मुद्रा है तो इस मुद्रा पर जो बनी हुई आकृति है इतिहासकार इसे शिव की आकृति मानते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों ओर दोस्तों आपको याद रखना है कि इस पर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है, तो भागवत चत्रेश्वर महात्मन लिखा है। क्या लिखा है इसके चारों ओर इस प्रकार से, भागवत चत्रेश्वर महात्मन, यानी कि ब्राह्मी लिपि में चारों ओर इस सिक्के के भागवत चत्रेश्वर महात्मन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों इस चतुर्वेद सिक्के के बारे में आगे की अग्र सिक्के की जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ इतिहासकारों के अनुसार, तो दोस्तों जो डीसी सरकार है उन्होंने कहा है कि कुणिदों ने अपने राज्य को शिव को समर्पित कर दिया था, जिस कारण इन्होंने दोस्तों ये सिक्के चलाए होंगे। ऐसा कौन कहते हैं, यानी कि हमारे पास इतिहासकार डीसी सरकार कहते हैं, क्योंकि वो इस सिक्के के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि लास्ट समय में इन कुणिद शासकों ने अपना राज्य शिव को समर्पित कर दिया था, तो इसी दौरान इस प्रकार के सिक्के भी चलाए हुए। जबकि वहीं पर एमपी जोशी का क्या कथन आता है, वो कहते हैं कि कुषाणों पर विजय प्राप्त कर उन्होंने इनका जो संरक्षक देव, वो कहते हैं इनका संरक्षक देव था चत्रेश्वर, ये वाला। तो वो कहते हैं कि इनको खुश करने के लिए भाई कुषाणों पर विजय प्राप्त की है, तो एमपी जोशी कहते हैं कि फिर इन्होंने इस मुद्रा को ढाला था। तो ये थी दोस्तों हमारी इस समय बात हुई, यानी कि कुणिद राजवंश में तीसरा प्रकार का सिक्का चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के के बारे में। मैंने इसमें आपको डिटेल से सारी चीजें समझा दी हैं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं आपको करता हूं धर्म के बारे में। बस धर्म में इतना याद रखना, अगर कभी प्रश्न बने कि कुणिद शासक या कुणिद राजवंश किस धर्म का अनुयायी था, तो आपको बस इतना याद रखना है कि दोस्तों ये शैव धर्म के अनुयायी थे, और इनके सिक्कों से भी ऐसा प्रमाण होता है, बाकी इनके राज्य से भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों हमारा इस समय उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक ऐतिहासिक राजवंश, यानी कि कुणिद राजवंश। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस पर पूरी विस्तार से आपके सामने सारी चीजें लेकर आया हूं। आप लोग इसको मेरे साथ साथ जो चीजें मैंने लिखी है, नोट किया है, उसको भी उतारते रहें, तो बहुत काम आपके ये चीजें आएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मिलूंगा आपको एक अन्य उत्तराखंड के इतिहास की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।